नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 26 जुलाई 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। वैसे ज्यादा आज इंपॉर्टेंट न्यूज है नहीं, बट काफी लेट हो गया इसको अपलोड करने में। पहली न्यूज है कारगिल विजय दिवस 2021। देखिए, हर साल इंडिया कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाता है। आज ही इसके रिस्पेक्ट में एक अच्छी वीडियो विनीत सर ने अपडेट की है चैनल पे, आप जाके उस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए। एक्चुअली इसी दिन हमारी इंडियन आर्मी को विक्ट्री मिली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। आपको पता है पाकिस्तान की आर्मी ने क्या किया था। सर्दियों के समय पे ये जो कारगिल की ऊंचाइयां होती हैं इनको खाली कर दिया जाता था। तो पाकिस्तान आर्मी अपने साइड पे पीछे लौट जाती थी और इंडियन आर्मी अपने साइड पे पीछे लौट जाती थी। रीजन क्या था? रीजन ये था कि ठंड बहुत पड़ती थी और अननेसेसरली बहुत ज्यादा ठंड में अगर हमारे सोल्जर्स वहां पे डिप्लॉयड होते थे तो भाई कहीं पे बर्फ गिर जाना, ठीक है, या फिर किसी सोल्जर के मरने की खबरें आती रहती थी दोनों साइड से, इंडिया पाकिस्तान के साइड से। तो बायलेटरल अंडरस्टैंडिंग ये बोलती थी कि भाई ठीक है, बिल्कुल जो कोर सर्दियों के महीने हैं उसमें हम किसी भी सोल्जर को डिप्लॉय नहीं करेंगे। बट पाकिस्तान जैसे सांपों पे भरोसा करके कुछ होता नहीं है। हम लोगों ने अपनी आर्मी को विंटर सोल्जर्स में विड्रॉ किया और वो उस समय पे आके चुपचाप से घुस के उस जगहों में आ गए, ठीक है। इसके चलते वो कारगिल के ऊपर आके डेरा जमा के बैठ गए। प्रॉब्लम ये थी कि कारगिल ऊंचाई पे है और अगर आपको इस ऊंचाई पे जाना है तो नीचे से चढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये ऊंचाई पे डेरा चला के बैठे थे और नीचे से चढ़ रहे सोल्जर्स के ऊपर गोलियां चला रहे थे। तो ये था पूरा का पूरी जंग। 60 दिन तक ये जंग चली थी, ओके। और हमारे सोल्जर्स ने एंड में कारगिल हमारे लिए जीता था, लेकिन हमारे 490 सोल्जर्स यहाँ पे शहीद हुए। रिसेंटली ही अमेजन प्राइम पे एक सीरीज आ रही है, वेब सीरीज आ रही है कि आप ये आपके विक्रम बत्रा साहब पे, विक्रम बत्रा साहब परमवीर चक्र रेसिपिएंट है। तो उस उनके ऊपर मैं एक कहानी बनाऊंगा, जो भी उन्होंने किया, जिस तरीके से भी वो यहाँ पे मिशन में इन्वॉल्व हुए। वैसे तो देखिए, अगर कोई मूवी बनती है तो किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर बनती है, बट उस इंडिविजुअल की सक्सेस और ओवरऑल इस कारगिल वॉर में जो कुछ भी हुआ, इस सक्सेस में बहुत सारे हीरोज इन्वॉल्व हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि बड़े ही ब्रॉड सेट से मैं आपके सामने एक्चुअली वॉर में हो क्या रहा था, अलग अलग हिल्स के ऊपर कैसे फतह की जा रही थी, इसके ऊपर एक जबरदस्त सी वीडियो में बनाने की कोशिश करूंगा। काफी रिसर्च मैं उसके बारे में कर रहा हूँ, जैसे हो जाए तैयार हो जाएगी मैं अपलोड करूंगा। तो भाई, हर साल 26 जुलाई को इसलिए आपका कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल दिवस और भी इसलिए स्पेशल हो जाता है दोस्तों, चूंकि आपको पता ही है कि कुछ पर्टिकुलर सोल्जर्स के नाम कारगिल दिवस के साथ जोड़े जाते हैं। जैसे विक्रम बत्रा साहब हो गए, सौरभ कालिया हो गए, मनोज पांडे हो गए। अब मनोज पांडे जी की बात की जाए तो मैं तो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ का पास आउट हूँ और मनोज पांडे भी वहीं के पास आउट है। तो जब हम लोग वहां पे पढ़ते थे, मैंने 2005 में, आप कह सकते हो कि ये उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ से 12वीं मतलब क्लास ये नो क्रॉस की थी। तो 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। तो उस समय पे आपके जो मनोज पांडे साहब थे, इनको परमवीर चक्र मिला था। तो टंडन हाउस में हम लोग रहते थे, मतलब हम लोग रहते गिदवे हाउस में थे, बट टंडन हाउस में एक रूम था, ऐसा बोला जाता था। तो वो रूम इनका था, मनोज कुमार पांडे साहब के साथ था। तो उस रूम में जाके हम लोग बैठ के बातचीत किया करते थे, वहीं पे रुकते थे। तो बस एक ऐसे इवेंट मुझे याद आ गया, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ डिस्कस करूं। कुछ लोग कुछ इतना बड़ा काम, इतना ग्रेट काम कर जाते हैं कि लोग सिर्फ जिस जगह पे वो रहे हुए होते हैं वहां पे रहने से ही अपने आप को ग्रेट फील करने लगते हैं, जैसे हम लोग उस समय पे करते थे। ठीक है, 2005 तक मेरी पढ़ाई 7वीं से लेकर 12वीं तक की आपकी सैनिक स्कूल में ही हुई है। तो वहां पे और 1999 में ही लगभग सैनिक स्कूल में गए थे और 1999 के ही लगभग आपका कारगिल वॉर हुआ था। जनरल स्टडीज पेपर 1, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो बस यही कैप्टन मनोज पांडे से रिलेटेड एक याद है, वो याद आ गई। बाद में जब भी स्कूल फंक्शन होता था तो उसमें मनोज पांडे जी के माँ बाप आते थे। तो बस एक ऐसी पुरानी याद थी, आपके साथ डिस्कस कर ली। कोशिश करूंगा कि कारगिल हीरो से रिलेटेड मैं कुछ और वीडियोस जल्दी ही आपके लिए लेके आऊं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको लेक्चर्स के लिंक्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करता रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ दूं। रीजन बीइंग कि लेक्चर्स के लिंक्स दे रहा हूं तो बहुत सारे लोग शायद इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत सारे लोग यूट्यूब में ही लेक्चर्स के लिंक्स चाहते हैं। तो मैं देखता हूं कि मैं कुछ दिन तक टेलीग्राम में सिर्फ पीडीएफ से अपलोड करता हूं। देखता हूं पीडीएफ अपलोड करने से हो सकता है कि ओवरऑल एंगेजमेंट बढ़े टेलीग्राम का। टेलीग्राम किस तरीके से ऑपरेट करना है, अभी तक मैं उस पर स्ट्रगल ही कर पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, बट ठीक है, लेट्स सी। धीरे धीरे चल के चीजें समझ में आ ही जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल है 9 टूरिस्ट किल्ड एज बोल्डर्स हिट व्हीकल इन हिमाचल लैंडस्लाइड। देखिए, हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आ रही है। हिमाचल प्रदेश की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में
बस्तेरी जगह के पास एक टेम्पो ट्रेवलर जा रहा था, उसमें कुछ टूरिस्ट थे, ऊपर से बोल्डर्स बोल्डर्स मतलब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि आप कह सकते हो खेल के ढलान पे नीचे गिरने लगते हैं। यहाँ से अगर सड़क जा रही है, यहाँ से बड़ा पत्थर गिरा बोल्डर लैंडस्लाइड में, तो अगर वो पत्थर किसी भी तरीके से किसी टेम्पो ट्रेवलर पे मार गया तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, और कुछ ऐसा ही बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पे हो गया। इस टेम्पो ट्रेवलर के अंदर 9 टूरिस्ट थे और उनकी जान यहाँ पे चली गई है। ओवरऑल बहुत सी मल्टीपल लैंडस्लाइड्स हुई हैं क्योंकि रिसेंटली काफी बारिश हुई है और बारिश के चलते पहाड़ी इलाके भी हमारे अफेक्ट हुए हैं। तो सांगला चितकुल रोड पे 1:25 पे ये काम हुआ। ब्रिज भी कोलैप्स कर गया, कुछ व्हीकल्स को डैमेज हुआ, 9 लोग की जान चली गई, 2 लोग यहाँ पे इंजर्ड है। जो पैसेंजर्स थे वो सांगला जा रहे थे चितकुल से। ओके, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये आपका इवेंट हुआ है। मोदी जी ने और हमारे रामनाथ कोविंद साहब ने कंडोलेंसेस दिए हैं। अब देखिए, लैंडस्लाइड्स बड़ी ही अलग चीज है। लैंडस्लाइड्स और फ्लडिंग, देखिए फ्लडिंग तो चलिए फिर भी ठीक है, लैंडस्लाइड तो एकदम से आती है। अब पहाड़ी इलाके में आप नीचे हो, किसी होटल में रुके हो, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, सड़क पे जा रहे हो, कब लैंडस्लाइड होने लगेगी पता नहीं। ओके, और एकदम से लैंडस्लाइड्स होती हैं। लैंडस्लाइड्स बड़ी डेंजरस होती हैं, मतलब हम बस ये होप कर सकते हैं कि हम जिंदगी में कभी लैंडस्लाइड में ना फंसे, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कौन सा पत्थर कितनी स्पीड से कहां कैसे आएगा, ठीक है ना। और अगर बहुत ही बिल्कुल पतला सकरा इलाका है और एकदम स्टीप पहाड़ है तो फिर भगवान ही बचाए अगर लैंडस्लाइड हो गई तो। केरला वगैरह में तो मानसून के मौसम में वैसे ही लैंडस्लाइड सुनते रहते हैं। हिमाचल प्रदेश की लैंडस्लाइड्स तो और डेंजरस होती हैं क्योंकि पहाड़ एकदम स्टीप है। और मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश से ये आपकी लैंडस्लाइड्स की खबरें अब आने लगी हैं। जून से सितंबर हर साल ये मानसून रहता है। फॉर्चुनेटली अब तक केरला से ऐसी कोई खबर नहीं आई है, ठीक है, हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ना आए। तो लैंडस्लाइड क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ रॉक डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। इसको आप मास वेस्टिंग भी कहते हो। मास वेस्टिंग क्या है, मैंने आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी में पढ़ाया है। डाउन स्लोप मूवमेंट होता है यहाँ पे सॉइल का और रॉक का अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। 5 तरीके के मॉडल्स हैं इसमें: फॉल, टॉपल, स्लाइड, स्प्रेड एंड फ्लोस। बेड रॉक, डेब्री या अर्थ, तीनों में से कुछ भी नीचे गिर सकता है। डेब्री गिरता है तो आप कह सकते हो मड फ्लोज या मड स्लाइड्स। डेब्री मतलब कि बिल्कुल ही पिसा हुआ जो पत्थर वाला मटेरियल होता है वो नीचे गिरता है, ठीक है। बेड रॉक में थोड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते हैं, लेकिन गिरने की जो मेन वजह होती है वो होती है ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रही होती है, और जब जो कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर पहाड़ के ऊपर जिस कांटेक्ट फोर्सेस के थ्रू वो पहाड़ के स्लोप के ऊपर रखे हुए मटेरियल्स, पेड़ पौधे, रॉक चिपके हुए अर्थ के साथ, अगर ग्रेविटी हावी हो गई और ये नीचे गिर पड़े, और ग्रेविटी हावी बहुत सारी वजहों से हो सकती है। हो सकता है एकदम से कोई अर्थक्वेक आ गया हो सकता है ग्राउंड वाटर बह के आ रहा हो ऊपर से, हो सकता है कि स्ट्रीम इरोजन हो सकता है वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई हो सकता है रेनफॉल या फिर स्नोफॉल हुई हो। तो इसके चलते आपकी लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं। जब लैंडस्लाइड्स आपकी समुद्र के नीचे आती है, इनको आप सबमरीन लैंडस्लाइड्स बोलते हो। और सबमरीन लैंडस्लाइड्स के चलते सुनामीज आती हैं। अब बोलोगे समुद्र के नीचे से कैसे आएंगे लैंडस्लाइड्स, तो आप कह सकते हो अर्थक्वेक शेकिंग एक फैक्टर है जिसकी वजह से सबमरीन लैंडस्लाइड्स आती हैं। हालांकि समुद्र के नीचे भी लैंडस्लाइड्स बहुत अलग अलग फैक्टर्स की वजह से आती हैं। ज्यादा बात हम लोग नहीं करते हैं उसके बारे में क्योंकि वो हम लोग को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं वहां पर जो लैंडस्लाइड्स आती हैं वो तो हमको डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, इसलिए अक्सर कर न्यूज में रहती हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। फिर तीसरी न्यूज है तेलंगाना टेम्पल गेट्स वर्ल्ड हेरिटेज टैग। ये देखिए कल से ही न्यूज में है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर और एक अलग से बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। रीजन बीइंग कि ये काकातिया डायनेस्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अब हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काकातिया डायनेस्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वही कहते हैं ना कि सर हिस्ट्री में क्या करंट का कंटेक्स्ट देखेंगे, यही करंट का कंटेक्स्ट है। तो अब अगर काकातिया डायनेस्टी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, मेरे हिसाब से हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं होगा। रीजन बीइंग कि काकातिया डायनेस्टी इज इन न्यूज। तो यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 13th सेंचुरी का जो रमप्पा टेम्पल है इन पालमपेट तेलंगाना, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। एक वर्चुअल मीट हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की और वहां पे ये डिसीजन लिया गया। ओवरऑल इस टेम्पल को दर्जा देने के अपोजिशन में कौन था? नॉर्वे अपोजिशन में था, बट रशिया यहाँ पे सपोर्ट में था। तो टोटल 17 कंट्रीज ने यहाँ पे सपोर्ट किया और रमप्पा टेम्पल को यहाँ पे यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। अभी के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कम्युनिटी में कौन कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बोस्नियन हर्जगोविना, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, ग्वाटेमाला, हंगरी, किर्गिस्तान, माली, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान, रशियन फेडरेशन, सेंट किट्स एंड नेविस, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, थाईलैंड एंड युगांडा इसके अभी के लिए मेंबर्स हैं।
टेम्पल का नाम क्या है पूरा, तो टेम्पल का नाम है रामालिंगेश्वरा टेम्पल, इसको आप रमप्पा टेम्पल भी बोलते हो। चूंकि टेम्पल के स्कल्प्टर मतलब टेम्पल को बनाने वाले जो इंडिविजुअल थे उनका नाम था रमप्पा, इसलिए स्कल्प्टर के नाम पे यहाँ पे टेम्पल का नाम पड़ा है। बहुत कम ही ऐसे टेम्पल से दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े जिनका नाम स्कल्प्टर के नाम पे पड़ा है। तेलंगाना टूरिज्म के हिसाब से जो मिडिवल डेक्कन टेम्पल है 1213 एडी के लगभग का है और काकातिया रूलर ककाती गणपति देव के पेट्रोनेज के अंदर ये बनाया गया था अंडर द अथॉरिटी ऑफ हिज चीफ कमांडर रुद्र समनी एट रानाकुड़ा इन द अतुकुरु प्रोविंस। टेम्पल है कहां पे, तो पालमपेट विलेज में वेंकटपुर मंडल इन तेलंगाना मुलुगु वारंगल डिस्ट्रिक्ट। बड़ा जबरदस्त आर्किटेक्चर और एलोबरेट कार्विंग्स है टेम्पल की वॉल पिलर्स और सीलिंग्स की, और मोस्ट प्रोबेबली अब इस टेम्पल के पास जो टूरिज्म है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस इसको मिल गया। मोदी जी ने भी सबको बधाई दी, खासकर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज भाई, चाइना पाकिस्तान आउटलाइन ज्वाइंट एक्शन टू अलाइन अफगानिस्तान स्ट्रेटजीज। देखिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो वायबिलिटी है वो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सक्सेसफुल होता है तो इससे फायदा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी होगा। अब दोनों लोगों ने मिलकर यहाँ पे ये तय किया है कि हम लोग कोऑपरेट करेंगे और वर्क करेंगे साथ में, ताकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक हब ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी बना सके। ठीक है, तालिबान के पावर में आने से चाइना को इस बात का डर था कि हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर जो अटैक्स हैं वो बढ़ जाएं, और आपको पता है बलूचिस्तान प्रोविंस से निकलता है सीपीईसी, और बलूचिस्तान प्रोविंस में ही बेस भी बना रखा था अपना तालिबान ने, तो जब भी यूएसए से सेटबैक होता था भाग के आके बलूचिस्तान में छुप जाते थे। तो अब किसी भी प्रकार से चाइना पाकिस्तान से चाहता है एक एश्योरेंस, और यहाँ पे पाकिस्तान एक्चुअली में एश्योरेंस ही देने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक ज्वाइंट एक्शन लेके आया गया। इसमें 5 पॉइंट ज्वाइंट एक्शन प्लान है, जिसमें अफगानिस्तान के अंदर काम करने की भी बात की गई है। फिर यूएस को क्रिटिसाइज किया गया, यूएस ने जो विड्रॉल किया अपने ट्रूप्स को, इसको बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया। यह बोला गया है कि यूएसए इतने लंबे समय तक अफगानिस्तान के अंदर लड़ता रहा इन द नेम ऑफ फाइटिंग टेररिज्म, और बिना ही टेररिज्म को निपटाए वो यहां से चला गया, तो एक नए प्रकार का न्यू सिक्योरिटी ब्लैक होल सा छोड़ गया है यूएसए यहां पे। अभी इस ज्वाइंट एक्शन के अंदर चाइना और पाकिस्तान इस बात को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि भाई अफगानिस्तान में फिर से फुल स्केल सिविल वॉर ना हो जाए। अब देखिए पाकिस्तान जैसी कंट्रीज जो कि ओपनली तालिबान को सपोर्ट करती हैं, उनसे आप ये एक्सपेक्ट करो कि वो अफगान के सिविल वॉर को सॉल्व करेंगे, देखिए इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। डर बस इस बात का है कि चाइना बैक एंड से तालिबान को सपोर्ट ना देने लगे, क्योंकि चाइना ने बैक एंड से तालिबान को फंडिंग वगैरह देनी कर दी, सपोर्ट देना शुरू कर दिया, तब अफगानिस्तान की सरकार के लिए परेशानियां और बढ़ जाएंगी। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर तीसरा ज्वाइंट एक्शन प्लान क्या है, टू रेजोल्यूटली कॉम्बैट टेररिस्ट फोर्सेस को कॉम्बैट करना, तो मतलब हो सकता है यहाँ पे तालिबान की बात हो रही हो। फिर चौथा एक्शन क्या है, टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंगस्ट अफगान नेबर्स, तो अफगान नेबर्स के बीच में कोऑपरेशन, तो अफगान नेबर्स कौन कौन से, तो भाई तजिकिस्तान है, ईरान है, पाकिस्तान है, चाइना है, यही अफगान के नेबर्स हैं, इनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाओ। फिर यहाँ पे घूम फिर के ज्वाइंट रिलीज में पाकिस्तान ने कश्मीर का भी मुद्दा उठा दिया। इन्होंने बोला कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएशन बहुत डिटोरिएट कर रही है। चाइना ने बोला हम किसी भी प्रकार की यूनिलैटरल एक्शन को अपोज करते हैं, मतलब इंडिया की पॉलिसीज को ही ये लोग अपोज कर रहे हैं। इंडिया में हालत बहुत खराब है, ऐसा पाकिस्तान रह रहे कि सबको बोलता रहता है, और अपने बाप यहाँ पे चाइना को ही बोल रहा है, चाइना ही बोल रहा है कि हम किसी यूनिलैटरल एक्शन को अपोज करते हैं। दोनों कंट्री जितना ये मैक्सिमम कर सकती थी इतना मैक्सिमम इन्होंने कर लिया, ज्यादा ये कर नहीं पाएंगे। चाइना भी मैक्सिमम जितना इंक्रोचमेंट कर सकता था उतना वो इंक्रोचमेंट कर चुका है, इससे ज्यादा करने की बस में है नहीं। आर्म्ड फोर्सेस हमारी खड़ी हुई हैं, उन्हें भी मालूम है कि एक लिमिट ज्यादा अंदर आए तो क्या होगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस और इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज इन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा में न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन एट सोहरा। सोहरा चेरापूंजी को बोलते हैं मेघालय में। तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब हैं जो अमित शाह जी मेघालय की विजिट पे हैं, दूसरा दिन इनके मेघालय की विजिट का, वहां पे उन्होंने ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन लॉन्च किया सोहरा नाम की जगह पे, जो कि चेरापूंजी में। और साथ साथ इसके साथ एक और चीज का लॉन्च होगा अमित शाह जी के द्वारा, ग्रेट सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम। एक्चुअली में जो सोहरा का इलाका है जिसको आप चेरापूंजी बोलते हो, इस पूरे के पूरे इलाका को आसाम राइफल्स अडॉप्ट कर लेगा। देखिए आसाम राइफल्स एक प्रीमियम पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर आसाम राइफल्स किसी इलाके का अडॉप्ट करता है तो फिर उस इलाके में वाटर सस्टेनेबिलिटी, उस पर्टिकुलर इलाके में सारी सुविधाएं, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखना,
इन सब में फिर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत मदद करता है। तो एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट के नारे में एक्चुअली में चेरापूंजी की जगह को फिर से ग्रीन करने की कोशिश है यहां पे अमित शाह जी की। हुआ यह है कि चेरापूंजी में आपने सुना होगा एक समय पे बहुत पानी बरसता था। अब चेरापूंजी में पानी वगैरह बरसना थोड़ा कम हो गया। उसका रीजन क्या है? पहले जो खूब सारे पेड़ थे चेरापूंजी में, उनको बेधड़ल्ले से काटा गया। तो होम मिनिस्टर साहब ने बोला कि देखिए भाई, चेरापूंजी में जिस हिसाब की बारिश पहले हुआ करती थी अब नहीं होती थी। जब हम छोटे थे तो हम लोग बोलते थे भाई इंडिया में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसता है, तो चेरापूंजी में बरसता है। अब हालात वैसे नहीं है, पेड़ वगैरह काफी काट दिए गए। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन में फिर से चेरापूंजी के 80% इलाके में फिर से पेड़ लगाने की बात की जा रही है और लॉन्ग लाइफ स्पैन के पेड़ लगाने की बात की जा रही है। अब तक जो पेड़ थे वो फ्यूल के लिए काट दिए गए, बाकी चीजों के लिए काट दिए गए। तो लगभग 80% ऑफ द लैंड इन सोहरा में पेड़ लगाने की बात की जा रही है, खासकर लॉन्ग लाइफ स्पैन ट्रीज। और बचे हुए 20% इलाके में एनिमल फीड, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, नर्सरी वगैरह उगाने की बातचीत चल रही है। तो ये जो दो प्लान है, एक तो है आपका ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन और एक है ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम। ये चेरापूंजी का जो डिस्टर्ब्ड इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, इसको रिस्टोर करने के लिए लाए गए हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो मेघालय में यहां शिलोंग है तो यहां पे आपको सोहरा दिख जाएगा। गॉट इट? मेघालय की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है ये सोहरा नाम की जगह, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। मेघालय की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है सोहरा नाम की जगह, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। हालांकि डिस्ट्रिक्ट इसी फोटो में लिखी हुई है। जनरल स्टडीज पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कम ही न्यूज थी बट सॉरी थोड़ा सा डिले हो गया। एक्चुअली कहीं जाना था आज, फिर वापस आया, थक गया, सो गया। अब मैं इस वीडियो के बाद भी लगातार 5-6 वीडियोस बनाने का टारगेट लेके चल रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी ज्योग्राफी की वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी मैं बहुत मिशन मोड में लेके चल रहा हूँ। टारगेट तो ये कि अगले 7-8 दिन में 11th क्लास की ज्योग्राफी तो खत्म ही कर दूं, दोनों किताबें। देखिए कितना कर पाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिएगा।